आज की एफबी लाइव सभा में आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग इसे शेयर कर दिया करें। न्याय धर्म सभा का ये न्याय स्थापना अभियान है। न्याय प्रचार कार्यक्रम के तहत ये एफबी लाइव की व्यवस्था दी गई है। संगठन द्वारा अब न्याय धर्म सभा एक पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित है। राजनैतिक पार्टी के रूप में अब इसने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। न्याय स्थापना ही इसका उद्देश्य है। कोई सत्ता हथियाना नहीं। तो इसी सिलसिले में न्याय की प्रतिष्ठा की दृष्टि से ही न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव घोषित हैं और इन 111 प्रस्तावों में अनेक प्रकार के विषयों का समावेश है। बहुत सारे जो राष्ट्रीय और सामाजिक और नागरिक समस्याएं हैं, उन सभी का सैद्धांतिक, शाश्वत और सनातन समाधान इसमें प्रस्तुत है। ये देर सवेर जब भी प्रतिष्ठित होंगे तो पूरी दुनिया को सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और समस्याएं वास्तव में जितनी हैं वो न्यायशील व्यवस्था के बिना ही उत्पन्न होती हैं और न्यायशील व्यवस्था के द्वारा ही उनका समाधान स्वतः हो जाता है। केवल व्यवस्था को ही न्यायशील रूप में प्रतिष्ठित करना आवश्यक होता है। इसी सिलसिले में एक निजी चरित्र की स्वतंत्रता का प्रस्ताव है जो चौरानवे नंबर प्रस्ताव है एनडीएस के 111 प्रस्ताव में। उस सिलसिले में एक प्रश्न आया है। प्रीति जी देहरादून से पूछ रहे हैं, निजी चरित्र की स्वतंत्रता की व्यापकता क्या है, इसे व्यापक रूप से समझाएं। ये प्रस्ताव निजी आचार की स्वतंत्रता का है। मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक प्राणी भी है। तो मनुष्य का सांस्कृतिक प्राणी होने के नाते एक स्वतंत्रता प्राप्ति का आचार संबंधी अधिकार है। संस्कृति हमेशा निजी मामलों के अंतर्गत ही है और निजी मामला भी प्रायः 4 प्रकार का हो सकता है। निजी किसी का व्यक्तिगत मामला, निजी किसी का परिवारगत मामला, निजी किसी समूह का, संस्था का, संगठन का, समुदाय का, संप्रदाय का मामला हो सकता है, निजी किसी राष्ट्र का मामला हो सकता है
इस तरह से देखें तो ये निजता की जो परिभाषा है वो ऐसे 4 तलों पे देखा जा सकता है। तो किसी एक नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति का जो निजी आचरण का मामला है वह निश्चित रूप से मनुष्य के निजी मानवीय मूल्यों से संबंधित है। वास्तव में ये सांस्कृतिक मुद्दा जो है वो मानवाधिकार की भांति है। संस्कृति में मनुष्य जिस भी प्रकार की जीवन शैली को जीता है, जैसी उसकी आचार संहिता होती है, वह रहन सहन, आहार विहार, वेशभूषा, बोली भाषा, ऐसी तमाम जो बातें हैं, उसकी प्रथा परंपरा, यानी रीति रिवाज, उत्सव, उपासना, ये मनुष्य के सांस्कृतिक पहलू। तो इनके विषय में मनुष्य निजी तल पर ही आचरण करता है। तो उसके जो निजी मामले हैं वो चाहे पारिवारिक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, जैसे भी हो, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से, परिवार का पारिवारिक रूप से, और किसी समूह का या किसी संस्था का, संघ का, संगठन का, समुदाय का, उसका निजी रूप से, और चौथा एक राष्ट्र के रूप में निजी तल पे किसी की अपनी निजी मामलों की स्वतंत्रता हो सकती है। तो वो अपने मामलों में निजी तल पर पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ये एक सबसे जो इसमें बड़ी बात है वो ये है कि वो उसकी एक प्रकार की संस्कृति कहलाती है कि वो उन्हीं संस्कारों में वो जीना चाहता है, रहना चाहता है, उसकी रुचि के अनुकूल जो उसे लगेगा उसको वो अपनाएगा। तो आचरण संबंधी जितने भी उसके मामले हैं, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामूहिक और राष्ट्रीय रूप से, वो उन अपने मामलों में निजी तल पे स्वतंत्र होता है कि एक व्यक्ति के रूप में वो क्या खाना, पीना, जीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, क्या चाहता है, कैसे रहना चाहता है, निजी तल पे जो बातें उसको निजी तल पे ही प्रभावित करती हैं, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आइसक्रीम खा रहा है, तो आइसक्रीम खाने पर उसी को प्रभाव पड़ने वाला है, दूसरे को कोई उससे हानि नहीं होनी है। अगर सर्दी होगी तो इसको होगी, दूसरे को नहीं होगी। अब ये इसका निजी मामला होगा। ऐसे कोई भी मामले जिन बातों में वो निजी तल पर ही प्रभावित होता है, तो वो उसका निजी मामला होता है। और अगर कोई भी आचरण उसका ऐसा हो जो उसके साथ साथ किसी दूसरे को भी प्रभावित करता हो, तो वो व्यवहारिक विषय हो सकता है उसके मामले को लेकर दूसरे के साथ। लेकिन अगर वो केवल उस अकेले ही व्यक्ति को, अकेले ही किसी परिवार को, या अकेले ही किसी समूह को, या अकेले ही किसी राष्ट्र को प्रभावित करने वाला है, तो वो व्यक्ति, वो परिवार, वो समूह, वो राष्ट्र अपने आप में स्वतंत्र है कि वो जैसा चाहे वैसा आचरण, वैसी जीवन शैली, वैसी संस्कृति, कल्चर, वैसा वो अडॉप्ट करे। तो सबकी अपनी निजी आचार संहिताएं इसीलिए हो सकती हैं इन तलों पर, व्यक्तिगत, परिवारगत, समूहगत और राष्ट्रगत। इन चारों मामलों में उसके निजी जो आचरण है वे स्वतंत्र हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उसको बाध्य नहीं कर सकता उन मामलों में। यही एक न्याय संगत विधान हो सकता है। यदि निजी मामलों में कोई किसी को दखल देता है, उसे रोकता है कि कोई कैसा बाल रखना चाहता है,
कोई टोपी लगाना चाहता है, कि कोई पगड़ी बांधना चाहता है, कि कोई कैसे जीना चाहता है, ये उसका निजी मामला है। कैसा कोई पैंट पहनना चाहता है, कि पाजामा पहनना चाहता है, कि धोती कुर्ता पहनना चाहता है। स्त्रियां जीन्स पहनना चाहती हैं, कि सलवार सूट पहनना चाहती हैं, कि साड़ी पहनना चाहती हैं, कि और कोई दूसरी चीज पहनना चाहती हैं, व्यक्तिगत रूप से ये उनका निजी मामला हो सकता है। वो दूसरा कोई व्यक्ति उनको दखल अगर दे और जबरदस्ती उनको कोई पहनावा विशेष पहनाने की कोशिश करे, खाना विशेष खिलाने की कोशिश करे, बोली विशेष बोलने के लिए उनको बाध्य करे, तो इसका मतलब यह है ये बाध्यता उचित नहीं। निजी मामलों में प्रत्येक व्यक्ति अपना चुनाव खुद अपने लिए कर सकता है, लेकिन जो बातें व्यवहारिक हो जाती हैं कि वो बात आपसे भी संबंधित है, दूसरे भी संबंधित है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि एक नाव पर आप बैठे हैं, उस नाव में खाली जगह में दूसरे लोग भी बैठे हैं, आप नाव को अकेले उसमें छेद कर रहे हैं और उसे डुबाना चाहते हैं, तो दूसरे लोग भी उसमें डूबेंगे, तो आप इसको निजी मामला नहीं कह सकते। आप अगर अकेले ही बैठे हो, अच्छा नाव भी आपकी ही हो, अब आप उसमें छेद करें, उसे डुबाएं, उसे खुद भी लेके डूब जाएं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसी नाव में दूसरे व्यक्ति भी कुछ बैठे तो उस समय फिर आपको दूसरे व्यक्ति इसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आप पूछेंगे क्यों, तो वो कहेंगे इस पर आपके साथ हमें भी डूबने का खतरा है। हो सकता है आपको तैरना आता हो, आप इसलिए डुबा रहे हैं। दूसरे कहेंगे हमको तैरना नहीं आता, तो आप हमको तो डुबा ही देंगे नाव में छेद करके, नाव डूबेगी, हम भी डूब जाएंगे। या नाव का मालिक कोई दूसरा है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि आप हमारी नाव में छेद कैसे कर सकते हैं, आप बैठे हैं, ठीक है, बैठने का किराया देते हैं, छेद करने के लिए थोड़ी ना बोला है। तो इसका मतलब यदि किसी दूसरे को कोई हानि, क्षति, चोट कुछ भी पहुंचने वाली हो, तो आप उस मामले में उसको निजी मामला नहीं कह सकते। निजी आचरण की स्वतंत्रता का अभिप्राय यही है कि आप अपने निजी मामलों में स्वतंत्र हैं। अभी देश में निजी मामलों की स्वतंत्रता पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति का हेलमेट लगा, आप अगर हेलमेट लगाते हैं तो आपके सिर की सुरक्षा है, नहीं लगाते हैं तो आपके निजी सिर की सुरक्षा हो सकता है ना हो। लेकिन हेलमेट आपके न लगाने से किसी दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंच रही, तो आपको कोई भी पुलिस, कोई भी कानून, कोई भी सरकार, कोई भी आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, कोई भी दुनिया की दूसरी ताकत जो आपसे भिन्न है, वो आपको बाध्य नहीं कर सकती। ये न्याय का सिद्धांत है आपके निजी मामलों। आप अभी क्या होता है कि आप हेलमेट लगा के नहीं निकले तो पुलिस ने पकड़ के आपको चालान कर दिया, जुर्माना ठोक दिया, 1000 रुपए जमा। इसका मतलब यह है कि ये कानून निजी आचरण की स्वतंत्रता में बाधा है। अगर आप किसी दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं और शर्त यह है कि दूसरा आपसे उस क्षति के लिए सहमत ना हो, यदि वो सहमत है, कोई दो लोग नाव पे बैठे हैं और दोनों सहमत है नाव को डुबाने के लिए, आप खूब छेद करिए, खूब डुबाइए, दोनों डूबिए आराम से, दोनों सहमत हैं। लेकिन एक जो दूसरा है वो कहता है कि नहीं नहीं, वो सहमत नहीं है नाव में छेद करने के लिए, नाव को डुबाने के लिए सहमत नहीं है, तो आप उसको अपने साथ डुबा नहीं सकते। ये व्यवहारिक विषय हो गया। तो आचरण का विषय जहां आप तक ही सीमित है, या किसी भी दूसरी इकाई, पारिवारिक इकाई, आपकी सामूहिक इकाई या कोई राष्ट्रीय इकाई उससे संबंधित है, केवल उसी को प्रभावित करने वाली, दूसरे को नहीं, तो वो राष्ट्र, वो समूह, वो परिवार अथवा वो व्यक्ति
अपने उस निजी मामले को बाकायदा इंप्लीमेंट कर सकता है, अपना सकता है, कर सकता है, जी सकता है। किसी दूसरे राष्ट्र को, किसी दूसरे समूह को, किसी दूसरे व्यक्ति को इनके व्यक्ति और परिवार और समूह और राष्ट्र के मामलों में दखल करने का अधिकार नहीं होगा। ये 94 नंबर प्रस्ताव साफ घोषित करता है। अब निजी मामलों में कोई आदमी, जैसे कि एक दूसरा आप उदाहरण देते हैं आपको, आज के जमाने में भी किसी भी राष्ट्र में आप कोई भी आदमी शराब पीता है तो उसको, ये निजी मामला है लेकिन इसमें भी कानून बना दिए गए हैं। क्या कि अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको सजा हो सकती है। कई जगहों पे शराबबंदी घोषित कर दी गई है। अब देखें, अगर मान लीजिए शराब पीना किसी का निजी मामला है बिल्कुल, तो दूसरे को इसमें बाधा नहीं देनी चाहिए। दूसरा कोई कानून कैसे बना सकता है कि वो शराब ना पिए? वो जो जैसा व्यक्तिगत मामलों में, हाँ, दूसरे को पिलाए उसकी मर्जी के विरुद्ध, तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। दूसरे को नहीं कर सकता जो अपने लिए चाहता है, दूसरे की मर्जी के बिना दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये निजी मामले में ही लागू होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो निजी मामलों में बहुत ही ज्यादा दखल दिया गया है। निजी मामले मनुष्य के व्यक्तिगत रूप से जो निजी मामले हैं, जो पारिवारिक रूप से निजी मामले हैं। पारिवारिक रूप से कैसे कि जैसे कोई पति पत्नी परस्पर सहमत होकर के साथ रहे, ये उनका एक पारिवारिक बात हो गई, पारिवारिक मामला हो गया। अब इस पारिवारिक मामले में कोई दूसरा व्यक्ति कोई दखल करे, उनकी सहमति के बिना कोई उनके परिवार के साथ किसी दूसरे प्रकार का व्यवहार करता है, तो ये अनुचित होगा, ये न्याय संगत नहीं होगा। वो दोनों की सहमति से वो पारिवारिक अपना जो चाहे वैसा निर्णय ले सकते हैं, वैसा जीवन जी सकते हैं। इसमें कोई किसी को बाधा नहीं हो सकती, आपत्ति नहीं हो सकती। तो अब आप देखें, अगर व्यक्ति एक निजी व्यक्तिगत रूप से जो भी खाना पीना जीना पहनना ओढ़ना हंसना गाना नाचना कूदना करता है तो वो स्वतंत्र है। न्याय का प्रस्ताव कहता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो दूसरे को नचाए कुदाए जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ, तो इस पर निश्चित रूप से प्रतिबद्धता होनी चाहिए नियम की कि ऐसा वो नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सभी मामलों में, जैसे कि एक राष्ट्र के रूप में देख लें कि राष्ट्र के रूप में कोई एक राष्ट्र अपने अंदर सड़क बना रहा है, तो कोई पड़ोसी राष्ट्र आए उससे कहे कि आप यहां सड़क नहीं बना सकते, तो ये राष्ट्र का आंतरिक मामला है। अरे भाई, तुम्हारे देश में थोड़ी ना सड़क बना रहा है, वो अपने देश में बना रहा है, अपने देश में नहर खोद रहे हैं, अपने देश में पेड़ लगा रहे हैं। तो आप कौन होते हैं बाहरी आदमी उसको दखल करने वाले? दूसरा राष्ट्र उसको बोले कि तुम अपने देश में नहर नहीं बना सकते, अपने देश में तुम बांध नहीं बना सकते, अपने देश में तुम। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि कोई ऐसी जगह पे बांध बना रहा है जहां बांध टूटने से पड़ोसी देश का शहर डूब जाएगा, तो ये आपका इंटेंशनल उसको हानि पहुंचाने का इरादा हो सकता है। तो वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर सकता है कि आपका डैम टूटने से हमारा देश भी डूब जाएगा, तो आप ऐसा मत करिए, यहां पर डैम मत बनाइए। और अपनी हानि के लिए वो विश्व न्यायालय में जा सकता है। दो राष्ट्रों के बीच के जो विवाद हैं वो किसी दूसरे पे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी भजन गा रहा है, अब भजन वो गा रहा है, उसने लाउड स्पीकर लगा दिया। वो नमाज पढ़ रहा है, उसने लाउड स्पीकर लगा दिया। वो रामायण का पाठ कर रहा है, उसने लाउड स्पीकर लगा दिया। अब अड़ोस पड़ोस के लोग ना तो वो रामायण सुनना चाहते थे, ना वो नमाज सुनना चाहते थे, ना वो आपका भजन सुनना चाहते थे। पड़ोस में कोई पढ़ रहा है, उसका एग्जाम है,
अब आप भजन जबरन सुनाए पड़े, वो पढ़ नहीं पा रहे, आप जोर जोर बाजा बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर धमाल मचा रखा है। अब ये बात आपका निजी मामला नहीं रहा, आप लाउड स्पीकर बंद करिए और अंदर आप खूब भजन गाइए। अगर आवाज बाहर किसी को डिस्टर्ब ना करे तो आपका निजी मामला, लेकिन अगर दूसरे को डिस्टर्ब करता है तो आपका निजी मामला नहीं रहा। फिर अपनी आवाज को अपने जो घर की दीवारें हैं उसके अंदर ही आपको रखना पड़ेगा। यदि पड़ोसी सहमत है कि हाँ हाँ आप बजाइए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जहां भी आवाज जाती है वो लोग अगर सहमत हैं तो आप बजा सकते हैं। तो पहले उनसे सहमति लेना पड़ेगा आपको सबके घर जाकर कि हम इसको बजाएं क्या, लाउड स्पीकर लगाएं क्या। और अगर जहां जहां तक जा रही सबने सहमति दे दी तो आप बजाइए। सहमति नहीं देकर एक ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये आपका निजी मामला ना रहा, अब वो दूसरा भी शामिल है, तो ये व्यावहारिक विषय हो गया। एक सिद्धांत इसमें कहा जाता है कि आप अपनी छड़ी घुमाने के लिए अधिकारी हैं, लेकिन कहां तक? ये छड़ी घुमाना आपका निजी मामला कहां तक है? जहां तक कि किसी दूसरे की नाक से नहीं टकराती। अगर दूसरे की नाक से टकराती है आपकी छड़ी घूमते घूमते तो ये व्यावहारिक विषय हो जाएगा, यह आचारिक विषय नहीं रहेगा। तो आचार संहिता से बाहर चला जाएगा, व्यवहार संहिता में चला जाएगा। तो व्यवहार का संबंध फिर न्याय से है, तो कोर्ट में चला जाएगा ये मामला अगर दूसरे की नाक में लगता है। ऐसे आप घुमाते रहिए, खूब घुमाइए जहां किसी को कोई हानि ना पहुंचती हो। तो निजी आचरण, ऐसे सभी निजी आचरण के मामलों में आपको स्वतंत्रता न्याय संगत है यदि वह आपका आचरण किसी दूसरे को हानि, क्षति, कोई भी विपत्ति ना पहुंचाता। और अगर प्रत्यक्षता ये किसी को ऐसी हानि पहुंचा रहा है, दिखाई दे रहा हो कि हाँ इससे सीधी सीधी हानि पहुंचेगी या पहुंच रही है, तो आपका निजी मामला ये नहीं है। फिर ये कोर्ट में जाके इस पर निश्चय होगा कि हाँ क्या वास्तव में इससे किसी दूसरे को हानि पहुंच रही है या पहुंचने वाली है। अगर पहुंचने वाली है तो आपको उस रास्ते को रोकना पड़ेगा जहां से पहुंच रही है, उसके अंदर, उस सीमा के भीतर आप करिए। जिस सीमा को पार करने पर किसी दूसरे को हानि होती है उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो आप अपनी सीमा रेखा के भीतर, वो आपकी सीमा रेखा क्या है, जहां से किसी दूसरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई हानि क्षति नहीं पहुंच रही है, तो वो आपकी सीमा रेखा होगी। आप उस सीमा में निजी मामलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप हंसिए, गाइए, नाचिए, कूदिए, कपड़े पहनिए, कपड़े उतारिए, जो मर्जी कीजिए, नीला पहनिए और काला पहनिए कि लाल पहनिए, पीला पहनिए, जो मर्जी पहनिए। खाना कौन सा खाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे कि रोटी बना के खाएंगे कि खिचड़ी खाएंगे कि आलू खाएंगे कि अंडा खाएंगे, दिस इज योर पर्सनल मैटर। आप जो भी उत्थान, हाँ ये तीन चीज की 3 स्तर होते हैं इसके, तामसिक, राजसिक और सात्विक, माने तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। 3 प्रकार के गुणवत्ताओं वाले आपके आचरण हो सकते हैं। तमोगुणी आचरण वो है जो आपका पतन करते हैं, आपको नीचे गिराते हैं, आपको बुद्धिमान से बुद्धिहीन बना देते हैं, कर्मठ से अकर्मण्य बना देते हैं और संवेदनशील से कठोर बना देते हैं। तो आपका ऐसा हाल हो जाएगा तामसिक आचरण करने से। और रजोगुणी आपको चंचल बनाता है, सतोगुणी आपको बड़ा अच्छा कर्मठ, कर्तव्यवान, अनुशासन प्रिय ऐसे बनाता है। तो आपके भीतर इन तीनों गुणों के अनुकूल जैसी भी आप मनोवृत्ति और संस्कार बनाना चाहते हैं वैसा आप आचरण चुन सकते हैं निजी मामलों में, तामस, राजस, सात्विक, और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे कि आप कोई तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक कपड़े पहनते हैं, तामसिक खाना खाते हैं, तामसिक कोई भी दूसरी पानी पीते हैं, तो तामसिक चीजों के खान पान, रहन सहन, बोली भाषा इस्तेमाल करने से आपके व्यक्तित्व में जड़ता, मूर्खता, कठोरता, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, आलस्य ये सब बढ़ेगा तामसिक चीजों के साथ। अगर रजोगुणात्मक होगा तो ये मध्यम स्तरीय चीजें होंगी, सतोगुणात्मक होगा तो आप में सक्रियता, सुंदरता, स्वच्छता, शुभता, ये सब लक्षण बढ़ेंगे। तो अब आप देखिए, आप जो चाहें अपना 3 में से कोई भी आचरण चुन सकते हैं।
अब जैसा आप आचरण चुनेंगे वैसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। तो ये निजी मामला जो है, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति इसमें स्वतंत्र है, और वहां तक स्वतंत्र है जहां तक कि उसको किसी दूसरे की हानि पहुंचाने का अवसर नहीं मिलता। अगर दूसरे को हानि पहुंचाता है तो फिर वो व्यवहारिक मामला हो जाएगा, ये निजी चारित्रिक मामला नहीं होगा। तो इन चारों तलों पे, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक और राष्ट्रीय तलों पर निजी 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 इकाई के रूप में अपने अपने निजी सांस्कृतिक मामलों के लिए सब स्वतंत्र हो सकते हैं। ये जो प्रस्ताव है ये बहुत सुंदर है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है। प्रत्येक परिवार लाभान्वित हो सकता है, प्रत्येक समूह लाभान्वित हो सकता है, प्रत्येक राष्ट्र लाभान्वित हो सकता है। अब जैसे कि बहुत सारे मामले हैं, जैसे शादी तलाक के मामले हैं। अब ये पारिवारिक निजी मामला है कि वो लोग आपस में तलाक देंगे या शादी देंगे, इसका बाहर से कोई कानून थोप दे तो ये बड़ा संघर्षपूर्ण हो जाएगा। कोई शादी करेगा कि कोई तलाक देगा, जबरदस्ती आप कैसे कर सकते हैं? कोई दहेज लेने देने के लिए तैयार है, उनका निजी मामला है। वो दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, उनको अपना सोचने करने दो। बीच में कानून कहां से आ जाता है? दहेज पहले लेना देना वो खुद कर रहे हो, कानून बना दिया कि दहेज मांगना अपराध है। या वो आपस में वो सहमति पर आधारित है, तो वो लेन देन जिसको जो करना हो कर। कानून कौन होता है इसमें आड़े आने वाला? और जबरदस्ती शादी तलाक के कानून, जबरदस्ती दहेज के कानून, जबरदस्ती जेल में डालने के कानून। हाँ, अगर वो लोग सहमत नहीं हैं तो संबंध ही ना करें, और जब तक सहमति है तभी तक संबंध है। दोनों की सहमति नहीं है, दो में से एक भी सहमत नहीं है तो संबंध समाप्त होने चाहिए। वहां नजदीक रखोगे जबरदस्ती, एक सहमत है एक असहमत है, तो लड़ाई रोज होगी, झूठे आरोप लगेंगे, झूठे एक दूसरे पर हमले होंगे, एक दूसरे का अपमान किया जाएगा, एक दूसरे पर मुकदमे ठोके जाएंगे, तो आदमी तो तबाह हो जाएगा, अशांति उसके चारों तरफ फैल जाएगी, हानियां भी होगी। दूसरे सब वकील और कचहरी के लोग, पुलिस सब उसे नोच खाएंगे। तो बेहतर यह है कि वो इस तरह के झमेले में ना फंसे। यदि निजी आचरण की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो ये झमेले तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो निजी आचरण की स्वतंत्रता का ये 94 नंबर का प्रस्ताव है एनडीएस का, जिस दिन इंप्लीमेंट होगा पूरी धरती पर अपने आप ही इस मामले को लेके जितने भी उपद्रव है वो स्वतः शांत हो जाएंगे। वो चाहे राष्ट्रीय दल के मामले हो, चाहे किसी समूह संगठन आदि के हों, चाहे कोई, अब जैसे कि सामूहिक मामलों में, सामुदायिक मामलों में, कि कोई बौद्ध बनना चाहता है, कि हिंदू बनना चाहता है, कि ईसाई बनना चाहता है, कि सिख बनना चाहता है, कि मुस्लिम बनना चाहता है, कि मुस्लिम से हिंदू होना चाहता है, कि हिंदू से कोई दूसरा होना चाहता, ये चाहे जो जहां जो जीना चाहता है, जिस समूह, इस समूह से उस समूह, समूह से उस समूह, जिसकी जैसी स्थिति है वो प्रत्येक समूह अपना अपना बात प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें जबरदस्ती किसी को, कोई कहता है लालच दे के इसको ले गया, तो लालच दे, या तो हाँ बच्चा हो तो लालच दे के कहा जा सकता है, और जब बच्चा नहीं तो किस बात का लालच? बड़े को, वयस्क को तो निर्णय लेने का अधिकार है ना अपना, तो उसमें लालच और भय का क्या मतलब है? अगर वो भयभीत कर रहा है तो मना कर दे, और कानून की शरण में जाए कि हमको डरा रहा है, डरा के हमको मुसलमान बना रहा है, या ईसाई बना रहा है, या बौद्ध बना रहा है, या जैन बना रहा है, और डरा नहीं रहा है, तो दोनों सहमत से बन बिगड़ रहे हैं, तो रोज बदलो। आज हिंदू रहो, कल सिख हो जाओ, परसों ईसाई हो जाओ, फिर उसके बाद जैन बन जाओ, फिर बौद्ध बन जाओ, फिर वापस हिंदू हो जाओ, फिर कभी मुसलमान हो जाओ, फिर मस्जिद जाओ, फिर नमाज पढ़ो, फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके घंटी बजाओ। दिन भर बदलो धर्म, सुबह से शाम तक में 8-10 धर्म बदल लिया करो। इसमें तकलीफ की क्या बात है? और किसी का बिगड़ क्या जाएगा? हाँ, दूसरे का, अब आप मुस्लिम हो गए तो आप दूसरे की चले मंदिर तोड़ दें, ये पागलपन है। दूसरे का कुछ तोड़ फोड़ मत करो। एक संप्रदाय दोनों संप्रदाय के बीच में एक दूसरे को हानि में पहुंचाते हैं, तो मंदिर सबका हिंदुओं का नहीं मामला है, उसको क्यों तोड़ रहे हो? अब कोई हिंदू का मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दे, फिर हिंदू चीखेगा चिल्लाएगा, कहेगा कि अब हमको वापस मंदिर बनाना है,
तो ये दोनों कब तक लड़ोगे? इससे अच्छा है हर संप्रदाय अपना अपना काम करो, अपना अपना प्रचार करो, और अपना अपना प्रचार करके जहां जहां तक जो जो आदमी जिस जिस संस्कृति में जिएगा, अगर वो तामसिक संस्कृति में जा रहा है, ये संप्रदाय जो हैं, ये निजी मामलों के जो हैं, ये सांस्कृतिक ही तो हैं। तो संस्कृति अगर ये गलत गंदी संस्कृति अपनाते हैं तो इनके लोग खुद ही पतित हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। जब पिछड़ेंगे तो भाग के दूसरे संप्रदाय में खुद चले जाएंगे। तो जो संस्कृति गंदी हो जाएगी उसके लोग पिछड़ जाएंगे, ये उसका प्रभाव है। पिछड़े हुए लोगों की संस्कृति बताती है कि वो संस्कृति ही उन्होंने पिछड़ी हुई अडॉप्ट कर ली है। तो जो जितना और जाओ तमोगुणी से रजोगुणी संस्कृति में कूदो, रजोगुणी से सतोगुणी संस्कृति में कूदो, आपका व्यक्तित्व बेहतर होगा। और बेहतर हर इससे उससे उस संस्कृति में कूदने की सुविधा भी होनी चाहिए, निजी मामलों की स्वतंत्रता है। तो जिसको जो करना है वो करे, जिस धर्म को ज्वाइन करना चाहता है उसे ज्वाइन करे, जहां जीना चाहता वहां जिए, उसे कौन रोक रहा है? जो रोकता है वो न्याय विरुद्ध है। लेकिन अभी चूंकि न्याय प्रतिष्ठित ही नहीं है किसी देश में, किसी समाज में, किसी दुनिया में, इसलिए न्याय का कानून पहले तो बनाना बहुत जरूरी है। न्याय के सारे प्रस्ताव लागू होना जरूरी है। न्याय धर्म सभा इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है, इसलिए आप सबको जल्दी ही इसका लाभ मिलेगा और सभी लोग इस तरह के अच्छे न्यायशील प्रस्तावों से लाभान्वित होंगे और सुंदर जीवन जिएंगे। ऐसी आशा सभी लोग कर सकते हैं। न्याय धर्म सभा के इस न्याय प्रचार अभियान को सभी लोग बढ़ाते रहें। हर घर में अपने अड़ोस पड़ोस में लगातार न्याय प्रस्तावों की चर्चा करते रहें, सभी एक दूसरे को बताते रहें, ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक लोगों को पहुंचाते रहें। और एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो न्याय प्रस्तावों से अवगत ना हो, सभी तक पहुंचाना, घर घर जाना, और सभी के हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग न्यायप्रिय प्राणी होते हैं, मनुष्य सभी न्यायप्रिय होते हैं। कोई भी अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, चाहे वो निपट कितना भी दुष्ट हो, अपने लिए तो न्याय चाहता है। डाकू भी अपने लिए न्याय चाहता है। तो इसका मतलब है न्याय का तो भूखा और प्यासा है मनुष्य, दूसरे के लिए भले ना करता हो लेकिन अपने लिए तो भूखा है न्याय का। तो इसलिए न्याय का प्रचार मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और न्याय का कानून भी बनना, न्याय के विधेयक बनना, विधानसभा में जाके ये और वहां विधायिका में पहुंच के न्याय धर्म सभा इन न्याय विधानों को पारित करेगी और निश्चित रूप से एक दिन पूरी दुनिया को इससे सुख प्राप्त होगा। सभी लोग सुंदर, समृद्ध, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त।